जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। आई होप इससे पहले जो पार्ट आए आपने देखे होंगे। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। परंतु अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के बगल में आपको बेल आइकन भी मिल जाएगा, तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए जिससे इसका लाभ आपके मित्रों को भी मिले। और इस वीडियो को लाइक करिए। और आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहा जा रहा है इनको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था। आपको पता है कि जो डब्ल्यू वॉटसन थे इन्होंने आनुवंशिकी शब्द की खोज की थी, इन्होंने आनुवंशिकी कहा था। और गेगर मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने मटर के पौधे पे जो अपना प्रैक्टिकल किया था। आपको ये भी याद रखना है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है। तो जो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक माना जाता है गेगर मेंडल को माना जाता है। तो जैसे मैंने बताया, देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 एंड बीएसएससी में आया है। लगभग सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे। तो जो आनुवंशिकता के नियम प्रस्तावित किए गए थे वो किए गए थे ग्रेगर मेंडल द्वारा। और आपको पता है, जैसा कि बताया, देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक जीन का गठन करती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जो पॉलीन्यूक्लियोइड जो चेन होती है, या फिर हम जिसे बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती है वो जीन का निर्माण करती है। आपको ये भी, जहाँ पे पॉली वर्ड आ जाए वहाँ पे मतलब चेन या फिर बहुत सारे जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं उनकी बात हो रही है। जीन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। जीन शब्द को जिसने गढ़ा था उसका नाम था दोस्तों जोहानसन। तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द बोला था। याद रखना है, जीन है। तो दोस्तों, जो जीन होता है वो डीएनए का एक भाग होता है जो कि आनुवंशिक लक्षणों या फिर आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। एक वर्धात पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्ण अंधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ। और वैसे तो मैंने बायो में कवर भी किया था। और तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो वर्णधता होती है पहली बात, इसे इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसमें जो मनुष्य होता है उसको लाल और हरे रंग में भेद पता नहीं चलता, यानी वो कंफ्यूज रहता है कौन सा लाल है और कौन सा हरा है। तो दोस्तों, इसमें जो अगर कोई पुरुष जिसे ये प्रॉब्लम है वो एक समान महिला से शादी करता है तो उसके जो बच्चे होंगे उनमें इसके लक्षण नहीं दिखाई देंगे। परंतु अगर पुत्रियों के बच्चे होते हैं, वो भी लड़के होते हैं, तो उनमें ये लक्षण दिखाई देंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी जो वाहक होती है वो लड़कियां होती हैं, परंतु ये असर जो इफेक्ट करता है वो पुरुषों पे करता है। आई होप आपको ज्ञात हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पुत्रियों के पुत्रों पे, जैसा कि मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन। याद रखना है, ह्यूगो डे ब्रिज द्वारा इसकी खोज की गई थी उत्परिवर्तन। ये मैंने मिसलेनियस में कवर किया है, आप वो भी देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मिसलेनियस की। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में हम लोग यही देखते हैं कि उनका विकास कैसे हुआ, उनमें परिवर्तन कैसे हुआ। आप नाम से समझ सकते हैं परिवर्तन। और याद रखना है, ह्यूगो डी ब्रिज जिनके द्वारा इसकी खोज की गई थी और बताया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जैसे मैंने बताया ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा किया गया था। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है। तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी को हम लोग बोलते हैं पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, क्योंकि इसमें हम लोग, आपको पता है कि हम लोग डीएनए से रिलेटिव अध्ययन करते हैं और उसका विकास से रिलेटिव अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे डीएनए प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। तो दोस्तों, ये किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है, जिससे चोर, माता पिता, इन सब का पता लगाया जाता है। डीएनए अंगुली छाप यानी जो फिंगरप्रिंट होते हैं, तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है। तो डीएनए का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है विवादित जनकता के लिए। यानी समझ लीजिए कोई बच्चा है और उसके माता पिता की पहचान करनी है, तो उसके लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं, जिससे जो उस बालक या बालिका जो भी है उसका डीएनए उसके माता पिता से मैच हो जाता है, तो उसमें उपयोग किया जाता है। डीएनए परीक्षण से संबंध में विषम का पता लगाएं। इसमें लिखा है जातीयता,
कुल परंपरा, वंशावली या पोलियो। सो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो पोलियो है वो हो जाएगा। विरोधी गुणों का युग्मक जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों युग्म विकल्पी यानी एलील। तो ये भी याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? जैसे कि बीज का पीला व हरा होना। और दोस्तों इसके लिए आपको तो बायो पढ़ना पड़ेगी और आप अनुवांशिक पढ़ लेंगे, अनुवांशिकी पढ़ लेंगे तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें से बताई हैं। आप बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट है एनटीपीसी बायोलॉजी के नाम से, तो उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। और एक कंप्लीट बायोलॉजी की वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, आपको जब इसकी एंड होगी तो वहाँ पे मिल जाएगी। पहला तो ऑप्शन हमने देख लिया दोस्तों। दूसरा हो जाता है समवर्ती, टर्मिनल और अक्षीय यानी एक्सियल फूल, चिकना एवं खुरदरा तना, मटर के पौधों की लंबी एवं बौनी ऊंचाई। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है चिकना एवं खुरदरा तना। ये मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उसमें नहीं था, तो याद रखना आपको। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो दोस्तों जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने का जो श्रेय जाता है वो लेमार्क को जाता है। तो आपको नाम याद रखना है। और ये सब चीज़ें मैंने मिसलेनियस में करवाई है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों ये स्पष्ट करता है कि अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, यानी आप जिस अंग का उपयोग करते हैं उनका विकास होता है, और जिन अंगों का आप उपयोग करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि पहले सांपों के पैर हुआ करते थे परंतु वो अब लुप्त हो गए क्योंकि सांप अब रेंगते हैं, उनका इतना उपयोग नहीं है क्योंकि बिल में रहते हैं और पैर बिल में जाने में प्रॉब्लम करते हैं। तो उनका उपयोग धीरे धीरे कम हुआ जिसके कारण उनके जो पैर थे वो विलुप्त हो गए। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों जो विकास का सिद्धांत दिया गया था वो चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। सो आपको नाम याद रखना है। और जैसा कि मैंने बताया सारी चीज़ें मिसलेनियस में कवर की है। जीवों द्वारा जीन के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है दोस्तों प्राकृतिक चयन। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन है ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है द फेमिस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा ऑप्शन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तीसरा ऑप्शन है द लाइफ ऑन अर्थ, चौथा है द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। सो आपको भी नाम से समझ में आ गया होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो चार्ल्स डार्विन उनके द्वारा लिखी गई थी और इसमें उन्होंने जो विकास कैसे हुआ उसको समझाया था। योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। सो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कि जो नेचुरल सिलेक्शन दिया गया था वो दिया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा, विकासवादी सिद्धांत जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है या फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों एपिडेमिक। जैसे कि आपको पता है जो कोरोना वायरस है वो अब एपिडेमिक हो गया है। सो आपको ये भी कुछ चीज़ें होती हैं और कोरोना पे विशेषकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों के संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं दोस्तों वेक्टर। जो वेक्टर होते हैं वो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाते हैं और ऐसे रोगों को हम लोग संचारी रोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो यहाँ पे लिखा इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स या जो रिंडर पेस्ट होता है। और सारे दोस्तों बता दूं मैंने ये सारी चीज़ें मिसलेनियस में कवर की है। तो दोस्तों जो रिंडर पेस्ट होता है ये वायरस के थ्रू नहीं होता, बाकी जो इन्फ्लुएंजा होता है वायरस डिसीज है, डेंगू वायरस डिसीज है जो कि मच्छरों के द्वारा होती है, एड्स भी वायरस जनित डिसीज है। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता? एड्स, डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा जो एड्स होता है वो वायरस के कारण होता है ना कि बैक्टीरिया के कारण, यानी वो विषाणु के कारण होता है ना कि जीवाणु के कारण। निम्नलिखित रोग में से कौन जीवाणु जनित है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। खिलाड़ी पांव यानी एथलीट फुट, यक्षमा यानी टीबी, दांत या फिर खसरा। तो दोस्तों जो यक्षमा यानी टीबी होती है वो बैक्टीरिया जनित डिसीज होती है, तो याद रखना है, यानी ट्यूबरकुलोसिस। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? मलेरिया और पोलियो। तो दोस्तों जो मलेरिया होती है वो तो पैरासाइट के कारण होती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। पोलियो एवं बर्ड फ्लू, जो पोलियो एवं बर्ड फ्लू दोनों जो होते हैं वो विषाणु जनित रोग हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सो आपको ये सब चीज़ें भी पता होना चाहिए, ये भी मैंने मिसलेनियस में कवर किया दोस्तों, आपको बस देखनी है। और आपको पता है जो पोलियो और तपेदिक जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, और यहाँ पे भी तपेदिक आ गया, सो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मियादी ज्वर जिसे हम लोग टाइफाइड फीवर कहते हैं, किस कारण होता है? तो दोस्तों जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया जनित डिसीज है, सो आपको पता होना चाहिए ये भी। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी बैक्टीरियल, जैसे कि मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? सो सिंपल सा आंसर है दोस्तों, अगर कचरा पानी में मिल जाए तो उसके कारण टाइफाइड हो जाता है, और टाइफाइड इसको आंत बुखार भी कहा जाता है। सो आपको ये भी याद रखना है। इसको नॉर्मली आप अगर कहीं पे जाएंगे तो मोती झरा आपको कहा जाता है, अगर हम लोग देसी लैंग्वेज में बोले। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग को हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं, यानी टीबी। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है बीसीजी। सो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा था, और 2016 में ही ईपीएफओ में भी पूछा गया था। और दोस्तों मैं कुछ बहुत जल्दी जो आपके प्रीवियस ईयर में जो रेलवे क्वेश्चंस हुए थे वो क्वेश्चंस भी लाने वाला हूँ। हर शिफ्ट वाइज में क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो अवश्य देखिएगा। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो डॉट्स होता है ये किया जाता है क्षय रोग यानी टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये किया जाता है, यानी तपेदिक के लिए किया जाता है। आपको ये टीबी के सारे नाम पता होना चाहिए। और दोस्तों डॉट्स कोई एक दवाई नहीं होती, डॉट्स एक ऐसा इंसान होता है जो कि जो टीबी के मरीज होता है उनको प्रतिदिन उनकी दवाई सही टाइम पे दे। क्योंकि आपको पता है कि टीबी की अगर एक भी आपने खुराक, क्योंकि इसकी जो खुराक होती है वो लगभग 6 महीने तक चलती है, अगर आपने एक भी खुराक मिस कर दी तो आपको फिर से टीबी होने की, या फिर आपका टीबी का जो इलाज था जो स्टार्टिंग से आपने किया था वो आपको फिर से करना होगा। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान होना चाहिए कि एक भी डोज जो है टीबी का वो मिस नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ बता दूं दोस्तों, जो टीबी के मरीज होते हैं जिनका टीबी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है उनको हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन देते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो वायरस जनित रोग है, यानी विषाणु से होने वाला एक रोग है। जुकाम जिसे हम लोग मामूली ठंड के कारण होता है, क्या है? तो दोस्तों जो जुकाम हो जाता है वो भी विषाणु जनित एक रोग हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी जीवाणु जनित रोग होते हैं उनका एक परमानेंट इलाज होता है, परंतु जो विषाणु जनित रोग होते हैं उनका बहुत ही कम ऐसा होता है कि उनका कुछ इलाज हो। जैसे कि जुकाम हम लोग ट्रीटमेंट करवा लेते हैं और फिर वापस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर? सो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों जो डिप्थीरिया रोग होता है ये संक्रामक रोग है, आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो यहाँ पे दिया है चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक। तो सही आंसर हो जाएगा जो हैजा होता है, वो जल से होने वाला रोग है। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करती है? तो दोस्तों जो डीपीटी का जो हम लोग टीका देते हैं उसमें पी का मतलब होता है पटुन्सिस, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको डीपीटी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जैसे कि D4 हो जाता है डिप्थीरिया, P4 हो जाता है पंटूसिस और T4 हो जाता है टिटनेस। तो जो ये वैक्सीन है आपको पता हो गया इसका फुल फॉर्म, और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों जो डीपीटी का हम लोग टीका देते हैं वो एक संयुक्त टीका होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन कर लिए, और कल अगला इसका पार्ट आएगा, तो आप कल भी इसके अगले पार्ट को अवश्य देखिएगा। और आपने देखे सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड है, किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।